2013 की आपदा ने वहां भीड़ बढ़ाने का अवसर प्रदान कर दिया। पता नहीं ये कैसे हुआ। उस स्थान का दैवत्व तो तभी तक कायम है जब केदारनाथ की तरह रहे। हिमालय की उतनी ही जलधाराएं हैं, वो सब मिलके गंगा बनाती है। तो हर धारा पे आपने मैल प्रवाहित करके वो लैट्रिन के नाले बना दिए हैं। तो क्या मैं इसने बहुत दबाव बढ़ा दिया है पहाड़ों पर, चार धाम यात्रा रोड ने? ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो ठहरेगा कहाँ? उसके हम्म। लिए तो आपने कोई आइडिया नहीं बनाया। पूरे पहाड़ में कहीं पार्किंग तो आपने 2-2,500 गाड़ियां किसी टाउनशिप में आप खड़ी कर नहीं सकते। लिहाजा सड़कें ही पार्किंग बन गई है। जब कोई अनहोनी की घटना नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भविष्य में नहीं हो सकती। जैसे अब तुम चाहते हो कि यात्री रहे और पालकी वाला न रहे, तो जिसको पालकी में जाना हो किस में जाएगा? मैं पूरे पहाड़ के जो वहां के रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, वो तो एक तरह से बंधक बन गए। इतना ट्रैफिक ग्लेशियर्स के नजदीक जाता है तो उससे हिमानी टूटते हैं, उससे अवधाव आते हैं, उस पर एवलांचेज आते हैं। यात्रा के लिए अगर अलग रेगुलेटरी बॉडी बने और उसमें सीनियर आईएएस हो। कई लोग कह रहे हैं सर कि ये जो बेतहाशा भीड़ चार धाम में बढ़ी है, उनमें से भक्त कम है, बल्कि ज्यादा जो है सेल्फी वाले हैं, रील्स बनाने वाले हैं। कि अब इन तीर्थ स्थानों पे कुछ भी बचा है, लेकिन शिव नहीं बचा। इसका अर्थशास्त्र क्या हम पे भारी पड़ रहा है, हिमालयी समाज के रूप में हम देखें तो? ये अर्थशास्त्र कम और ये हिमालय के अर्थ ही ज्यादा बन रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में इस बार बड़ी अराजकता का सा माहौल दिख रहा है। अंधाधुंध संख्या में लोग तीर्थाटन के नाम पर यहाँ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद इन तीर्थों में पहुँच गए हैं और इससे वहाँ जो बदइंतज़ामी और जो अफरा तफरी फैली है उसकी खबरें आप देख रहे होंगे। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ मीडिया तक वहाँ खबरें भरी पड़ी हैं और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो ही क्यों रहा है? क्या उत्तराखंड सरकार का जो अपना तंत्र है वो यात्रा पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया उसका? और क्या वो यात्रा के लिए माकूल इंतज़ाम करने में नाकाम रहा है? क्या हिमालयी तीर्थों पर ये जो बेतहाशा भीड़ है वो सिर्फ सोशल मीडिया का असर है? क्या ये इंस्टाग्राम की रील्स, यूट्यूब के व्लॉगर्स या शॉर्ट्स बनाने वालों की वजह से हो रहा है, या मूल समस्या की जड़ कहीं और है और जिसे छिपाया जा रहा है? इन सारे ज़रूरी सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ पर्यावरणविद प्रोफेसर एसपी सती जुड़ रहे हैं, जो कि टिहरी गढ़वाल ज़िले के रानीचौरी में कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और हिमालयी पर्यावरण और हिमालयी जीवन पर विभिन्न मंचों पर, चाहे वो सेमिनार्स हों या टीवी न्यूज़ चैनल्स हों, वहाँ लगातार लिखते और बोलते रहे हैं। प्रोफेसर सती, बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। प्रोफेसर सती, इस बार चार धाम यात्रा से जो तस्वीरें आ रही हैं, सामने आ रही हैं, वो आपने भी देखी हैं। केदारनाथ में कपाट खुलने से पहले ही रिकॉर्ड संख्या में लोग पहुंच गए। यमुनोत्री जाने वाली जो पगडंडियां थी वो इतनी भीड़ हो गई कि इंसानी ट्रैफिक जाम हो गया। और बद्रीनाथ में जो हैं लोकल लोग और पंडा समाज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गंगोत्री में प्रोटेस्ट के विजुअल देखे हैं मैंने। एक पर्यावरणविद होने के नाते सर, आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है ये सब देखकर? मनु भाई, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो हम इस तरह का जो ये घुमक्कड़ी का चीजें हैं, इसको दो में बांट सकते हैं हम। एक तीर्थाटन, दूसरा पर्यटन। सरकार ये अभी तक कोई ये बात डिस्कोर्स में नहीं है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। हिमालय के केस में तीर्थाटन के लिए जो सूचिताएं हैं वो पर्यटन में तो परमिसिबल है और होनी चाहिए। जो जो डूज एंड डोंट्स जो तीर्थाटन के लिए हैं, वो पर्यटन में तो आपको अलाउ कर, क्यों? यहाँ की फ्रिजिडिटी, सेंसिटिविटी और उसके देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि हिमालय में पर्यटन भी तीर्थाटन की तरह उसकी तर्ज पे हो सकता है, लेकिन हो उल्टा गया है। तीर्थाटन पे सारे एलिमेंट्स पर्यटन के डाल दिए गए हैं और इसकी वजह से गवर्नमेंट का जोर इस पे है नंबर बढ़े। ये नहीं देख रहे हैं कि टेरेन की सेंसिटिविटी, टेरेन की कैरिंग कैपेसिटी और यहाँ जो
बायोडायवर्सिटी है, जो टेरेन की जो स्टेबिलिटी का सवाल है, उसमें क्या असर पड़ेगा, यहाँ के ग्लेशियर्स पे क्या असर पड़ेगा, यहाँ के ओवरऑल जो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखने के लिए कोई किसी के पास मतलब ये ऐसा लगता है कि ये विषय अलग है और ये गतिविधियाँ अलग हैं। सरकारें पर्यावरण के नाम पर मंत्रालय भी है, पर्यावरण के नाम पर सब कुछ सारे डिस्कोर्स हैं, सब कुछ है, पैसा भी है, लेकिन पर्यावरण एक अलग चीज़ है और ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये अलग चीज़ हैं। ये इस तरह से इनको इंटीग्रेट नहीं किया जाता है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, आपकी किसी भी एक्टिविटीज़ में और इसमें तो हद ही हो गई है, ये जो तीर्थाटन और पर्यटन के सवाल पे है। तो इसका ये परिणाम है। आपने हमेशा अलाउ ये किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। आप वहाँ मोदी जी का वहाँ जाना तीर्थाटन से ज़्यादा ये होता है कि पब्लिसिटी हो, कि कुछ दिन तो गुज़ारो मेरे गुजरात में स्टाइल में, कि कुछ दिन तो गुज़ारो मेरे केदारनाथ में। तो ऐसा नहीं चलेगा, हर जगह एक ही तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको वहाँ की सैंक्टिटी और वहाँ की फ्रेजिलिटी का, वहाँ की जो लिमिटेशंस हैं, सीमाएँ हैं, उनका आपको कहीं न कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। जी। तो भीड़ का आलम ये है कि जो शुरुआती 2 दिन का मैं डेटा देख रहा था कि केदारनाथ में ही जो है पिछले साल के मुकाबले 62% लोग ज़्यादा पहुँचे हैं। इसी तरह यमुनोत्री में पिछले साल के मुकाबले 40% से ज़्यादा लोग पहुँच गए। बद्रीनाथ में पहले दिन 22,000 से ज़्यादा लोग पहुँच गए और ये स्पीड रही तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 धाम यात्रा में इस बार 80 लाख से अबव जो है लोग पहुँच सकते हैं। तो भीड़ को देख के जैसा आप बता रहे हैं कि भीड़ को देखकर तो सरकार की बाँछें खिली हुई हैं। लेकिन सरकार को क्या ये मालूम नहीं है कि इस हिमालयी इलाके की जो है वो कैरिंग कैपेसिटी भी कुछ है? तो ये जो कैरिंग कैपेसिटी है इसे आप कैसे डिफाइन करेंगे सर? एक कैरिंग कैपेसिटी वो एक बहुत ही साइंटिफिक टर्म है। उसमें सारी चीज़ों का कंसिडरेशन टेरेन का जो फ्रेजिलिटी है, वो जहाँ जो वहाँ की संवेदनशीलता है, वो देखते हुए, वहाँ कितना अकोमोडेशन है, उसको देखते हुए, सड़कों का, संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का और जो संसाधन मानव द्वारा वहाँ पहुँचाए गए हैं, उन सब का संयुग्मन करके एक एक एम्पिरिकल और एक डिजिटल एक न्यूमेरिक एक वो निकाला जाता है। और निकाला जाना कई जगह हुई हैं ये एक्सरसाइजेज, जिससे आप ये बता सकते हैं कि मैक्सिमम इतना है, ऑप्टिमम इतना है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। एक होता है पर्याप्त, एक होता है अधिकतम। अधिकतम इतना कर दो और उसको कट ऑफ एक राइडर लगाना पड़ेगा, उसके लिए चाहे जो भी हो, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए न केवल धामों में लोगों की संख्या नियंत्रित नियंत्रित करने का फॉर्मूला निकाला जाए, धाम में तो इन नदियों के किनारों, इन घाटियों में से होकर नदी सड़कों से होकर लोग जा रहे हैं ना, तो ये धारिता केवल धामों के लिए नहीं हो सकती है, ये धारिता संपूर्ण वहाँ से जहाँ से यात्रा शुरू करते हैं आप, फॉर एग्ज़ाम्पल हरिद्वार ऋषिकेश से, वहाँ से ये धारिता नियंत्रित होनी चाहिए, वहाँ से राइडर लगना चाहिए। तब जाके ये नियंत्रित होगा। आप कह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सुन रहा था कि अभी एनडीटीवी में मैं सुन रहा था कि वहाँ से गंगनानी से गेट जैसे करते हैं, गेट सिस्टम करेंगे और वहाँ तक झाला तक। अब गंगनानी से पीछे तो आपने ओपन रखा हुआ है। आपने कहाँ पर करेंगे इतनी गाड़ियाँ खड़ी जब तक गेट आया नहीं, गाड़ी ग रुका रहेगा तो गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे? वहाँ तो सड़क तो वही वही नैरो ही है। तो तब तो और दिक्कतें होने वाली है। इस तरह की बॉटलनेक आप जगह-जगह बनाते हैं। सड़कें चारधाम कुछ तो चारधाम सड़क 2-3 चीज़ें हो गई हैं। चारधाम सड़क के नाम पर ज़्यादा ट्रैफ़िक आ रहा है। चारधाम सड़कें कई-कई जगह पे बॉटलनेक बनी हैं, उसकी वजह से बहुत बड़े जाम लग रहे हैं। चारधाम सड़कें चौड़ी कर दी गई हैं, चौड़ी का मतलब ज़्यादा ट्रैफ़िक हो गया, ज़्यादा ट्रैफ़िक का मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ एक जगह कहीं पहुँचेंगी भी तो कहीं पे ज़्यादा पार्किंग भी तो होनी चाहिए। पूरे पहाड़ में कहीं पार्किंग तो आपने 2 ढाई हज़ार गाड़ियाँ किसी टाउनशिप में आप खड़ी कर नहीं सकते। लिहाज़ा सड़कें ही पार्किंग बन गई, तो वो और ज़्यादा जाम लग रहे हैं। जब से चारधाम सड़कों का ज़्यादातर निर्माण कार्य पूरा हुआ, उन रूट्स पे ज़्यादा जाम लग रहा है। आपने ऐसा कभी नहीं देखा था जब ऋषिकेश से और श्रीनगर के बीच में 5-5 6-6 ऋषिकेश और कौडियाला के बीच में 5-5 6-6 घंटे का जाम लग रहा हो। ये अभी हुआ जब रोड चौड़ी हुई। और ऐसी दशा में पूरे पहाड़ के जो वहाँ के रहने वाले रेज़िडेंट्स हैं, वो तो एक तरह से बंधक बन गए।
उनको अगर किसी आवश्यक कार्य से बीमार है, यहाँ के रेफरल सेंटर से ही यहाँ के हॉस्पिटल, उनको नीचे पहाड़ मैदानों में जाना पड़ता है। इमरजेंसी है, किसी को नीचे जाना पड़ता है, किसी को इमरजेंसी में ऊपर भी आ रहे होंगे कोई, तो वो तो उनके लिए तो बहुत एक तरह से ये दुःस्वप्न, नाइटमेयर बन गया है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि यात्रा के नाम पे आपका कोई एक रोड मैप नहीं है कि किस तरह से कंट्रोल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, मेरा ये अनुभव है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सबसे युवा आईएएस होते हैं, उनको ज्यादा अनुभव नहीं होता है। ये उन कम उम्र के अनुभवहीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कंट्रोल करने की बातचीत नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि यात्रा के लिए अगर अलग रेगुलेटरी बॉडी बने और उसमें सीनियर आईएएस हो, खासकर वो जिलों में जिनमें यात्राएं हैं, चाहे वो तब हरिद्वार से उसको रेगुलेट करने के लिए सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर वहां बैठे, तब एक उत्तरकाशी में बैठे, एक रुद्रप्रयाग में बैठे, एक गोपेश्वर में बैठे, और ये आपस में कोऑर्डिनेशन तो इन चारों का रहे ही रहे। रेगुलेट करने का सबसे बड़ा काम करेगा हरिद्वार वाला। उसके बाद इन डिस्ट्रिक्टों में बाकी सारा तंत्र यात्रा से संबंधित इन आईएएस, इन वरिष्ठ नौकरशाहों के मातहत में काम करेगा, तब जाके कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन बनेगा। नहीं तो ये स्थितियां केवल चीजें इसलिए बढ़ रही हैं कि समय निकल रहा है, समय रुक नहीं रहा। अदरवाइज स्थितियां बड़ी भयावह है, और ये तब है जब कोई अनहोनी की घटना नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भविष्य में नहीं हो सकती। इन सड़कों पे जिस तरह से मवाद जैसी भीड़ बह रही है, वो कभी भी बहुत बड़ा हादसे का रूप ले सकती है। तत्काल चेतने की जरूरत। प्रोफेसर सत्ती, आप कह रहे हैं कि जो चार धाम सड़क परियोजना है, जिसे ऑल वेदर रोड नाम का जो है जामा पहना के बहुत प्रचारित किया गया, आप कह रहे हैं कि इससे बहुत भीड़ बढ़ी है और आसान हुआ है बाहर से लोगों का आना, लेकिन सरकार तो इसे बहुत चमचमाती हुई तस्वीर के तौर पर जो है पेश करती रही है, अभी भी पेश कर रही है। तो क्या मैं इसने बहुत दबाव बढ़ा दिया है पहाड़ों पर चार धाम यात्रा रोड ने? अब मनु भाई, ऐसा है ना कि ये सड़कें ग्लेशियरों के नजदीक तक जाती हैं। ग्लेशियर्स के नजदीक ज्यादा ट्रैफिक का मतलब होता है ज्यादा कार्बन का इमिशन होना, ब्लैक कार्बन का इमिशन होना, CO2 का गैसेस का इमिशन होना, और उससे टेम्परेचर वहां लोकली इनहांस होता है। काला कार्बन अगर ब्लैक कार्बन अगर ज्यादा एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो ज्यादा ग्लेशियर्स में पड़ेगा, उसका कलर चेंज हो जाता है। अगर ग्लेशियर्स का कलर डल हो जाएगा तो उनका पिघलने की रफ्तार बहुत तेज होती है। इतना ट्रैफिक ग्लेशियर्स के नजदीक जाता है तो उससे हिमानी टूटते हैं, उससे अवधाव आते हैं, उस पर एवलांचेज आते हैं। ये बात तो है ही। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है, आपने चारधाम रोड का पहले तो जगह जगह बॉटलनेक है। मैसिव ट्रैफिक तो उन रोडों पे आ रहे हैं जहां तक चौड़ी है, उसके बाद तो बॉटलनेक बन गए, वहां पे जाम लग रहा है, वहां पे जाम लग रहा है, अवार्ड फंस रहा है, जिसको कहते हैं गढ़वाली में अवार्ड लगी, अवार्ड अवार्ड फंस रहा है। दूसरा ये है, मैं दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि आपने रोड का आइडिया तो कंसीव किया, ये चारधाम रोड का चौड़ी करेंगे। चौड़ी इसलिए कर रहे हैं आप इस बात की वकालत करते हैं कि चौड़ा ज्यादा ट्रैफिक आएगा। ज्यादा ट्रैफिक आएगा तो ठहरेगा कहां? उसके लिए तो आपने कोई आइडिया नहीं बनाया। आप जिस भी टाउनशिप में पहाड़ में जाएं, 1,500 2,000 गाड़ियों खड़ी करने की आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो ये ज्यादा ट्रैफिक कहीं ना कहीं तो रुकेगा। तो रुकेगा कहां? आपके पास रुकने के लिए आपने कोई भी इस तरह का तंत्र पार्किंग ऐसे डेवलप करी नहीं, लिहाजा सड़कें ही पार्किंग बन गई। तो होना चाहिए था, सड़कें चौड़ी होने की वजह से जाम कम लगना चाहिए था, हो गया उल्टा। दूसरा, जो सड़कें चौड़ी नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल यमुनोत्री गंगोत्री वाली सड़कें चौड़ी नहीं हुई, लेकिन इनकी देखरेखी में जो चौड़ी हो गई हैं, उनकी देखरेखी में मैक्सिमम ट्रैफिक वहां से भी आ रहा है। और बात ये कही गई है कि यात्रा यमुनोत्री से शुरू होकर जो सीधा सुल्टा मार्ग जिसको कहते हैं, यमुनोत्री से बद्रीनाथ के लिए होता है, पहले यमुनोत्री फिर गंगोत्री फिर केदारनाथ फिर बद्रीनाथ। ये ट्रैफिक का ये यात्रा का रूट मतलब एक तरह से परंपरागत रूप से मान्यता के हिसाब से है। तो पहले लोग सबसे पहले जो यात्रा में ज्यादा आ रहे हैं, चौड़ी हो गई है इस मुगालते में, वो यमुनोत्री से शुरू कर रहे हैं, तो इसलिए वहां ज्यादा बड़े अवार्ड लग रहे हैं, वहां ज्यादा बड़ा डांट लग रहा है, ज्यादा बड़े जाम लग रहे हैं। और यही हाल केदारनाथ में भी है। केदारनाथ को अति 2013 की आपदा ने
उस आपदा ने वहां भीड़ बढ़ाने का अवसर प्रदान कर दिया। पता नहीं ये कैसे हुआ। आपदा के कारण लोगों को डरना चाहिए था, लेकिन आपने उसको प्रचारित ऐसे किया कि ऐसा लगा जैसे कि अब तो आपदा गई, मैंने सारा अरिष्ट कट गया है। जबकि ये वानगी है। ये केवल ये बताता है कि ऐसी या इससे बड़ी आपदा आ सकती है। लोगों के बीच में ये संदेश नहीं गया है। आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। 2 चीज़ें, 2-3 महत्वपूर्ण बात है कि अब मुझे तो लगता है कि मंत्रालय के स्तर पर या सेक्रेटरीएट के स्तर पर कम से कम 2 सेक्रेटरी, एक तीर्थाटन के लिए, एक ये पर्यटन के लिए 2 अलग-अलग चीज़ें, 2 अलग-अलग सेगमेंट्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। और उस तरह ये तीर्थाटन से पर्यटन का नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, और पर्यटन का एलिमेंट्स तीर्थाटन में आने से उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये हाँ, दोनों चीज़ें आपने बहुत ही खतरनाक हो गई। हाँ, आपने जो बहुत बहुत गंभीर बात कही कि जो तीर्थाटन और पर्यटन का जो घालमेल हो गया है, उसने बड़ा नुकसान पहुँचाया है। और मैं अभी उत्तराखंड के जो पर्यटन मंत्री हैं, उनका सतपाल महाराज, उनका बयान सुना मैंने, तो उन्होंने जो 4 धाम में जो भीड़ उमड़ी है, उसके लिए तो सारा ठिकरा लोकल लोगों पर फोड़ दिया। और बड़ी खुशी है कि इस यात्रा के अंदर मैदानी इलाके से काफी लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, सभी यात्रा कर रहे हैं। थोड़ा इसके अंदर भीड़ बढ़ी है क्योंकि लोकल जो हमारी डोली वाले होते हैं, लोकल गांव वाले होते हैं, वो भीड़ कर देते हैं। इसलिए हमने थोड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि इसको थोड़ा रेगुलेट करो ताकि अत्यधिक भीड़ यमुनोत्री में और गंगोत्री में ना हो। वो कह रहे हैं कि जो लोकल लोग हैं, जो देव डोलियां लेकर आ रहे हैं, उनकी वजह से भीड़ बढ़ी है। इस दलील में कितना दम है सर? अब ये है कि वो मंत्री जी हैं, और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर मैं ज़्यादा टिप्पणी करता नहीं हूँ, लेकिन बात ये है ना, अब पालकी वाले, घोड़े वाले क्यों जा रहे हैं वहाँ? वो खाली चराने जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि जो यात्री ज़्यादा आ रहे हैं, वो उन पालकियों में ज़्यादा जा रहे हैं। तो वो यात्रियों के कारण हो रहा है, वो तो वहाँ के लोकल है। उनकी वजह से अब तुम चाहते हो कि यात्री रहे और पालकी वाला ना रहे, तो जिसको पालकी में जाना हो किस में जाएगा? तुम चाह रहे हैं कि यात्री यात्री रहे, घोड़ा वाला ना जाए, तो घोड़ा में जो जाने वाला होगा, जो चल नहीं सकता, वो किस में जाएगा? ये क्या मतलब हुआ इस बात का? फिर दूसरी बात ये है कि घोड़ा पालकी, ये सारी चीजें, ये लोगों की रोजी रोटी, आपने रोजी रोटी के लिए कुछ तो छोड़ा नहीं। ये सारी चीजें वो बेचारे 2-4 महीने वहां कमा दे रहे हैं, आप उन पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात हो गई ना। कई लोग कह रहे हैं सर कि ये जो बेतहाशा भीड़ 4 धाम में बढ़ी है, उनमें से भक्त कम है, बल्कि ज़्यादा जो है सेल्फी वाले हैं, रील्स बनाने वाले हैं, ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं। लेकिन जब इस देश के बड़े ज़िम्मेदार पदों पर बैठे लोग हिमालय के इन तीर्थों में के गर्भगृह तक जो है मल्टी कैमरा शूटिंग कर सकते हैं और आराध्य से अपनी मीटिंग की सार्वजनिक नुमाइश कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उसका प्रमोशन कर सकते हैं, तो फिर आम लोगों को कैसे रोक सकते हैं? अब ये बात तो है ही है। जैसे अब करे राजा वैसे करेगी प्रजा। ये सब चीज़ें तो होती हैं, लोगों ने इस तरह का ट्रेंड बना दिया है। बहुत गलत बात है। केदारनाथ की सैंक्टिटी के हिसाब से आप उसको दूसरा दिल्ली या दूसरा हरिद्वार और ऋषिकेश भी नहीं बना सकते। केदारनाथ को केदारनाथ ही रहने दीजिए। उसमें उसका उस स्थान का दैवत्व तभी तक कायम है जब केदारनाथ केदारनाथ की तरह रहे, जब बद्रीनाथ बद्रीनाथ की तरह रहे। वहां तुम, अब मैं देख रहा था वहां 5-5 4-4 मंजिले भवन उगाए हैं। वो कौन बना रहा है, क्या क्या है? ये बहुत डेंजरस है, बड़ी डर लगती है। जैसे कहते हैं ना, हाइट से आपको रिंग लगती है, वर्टिगो हाँ, होता है हाँ। ना, सिर घूमता है। आप वहां जाएंगे, आपको वहां सिर घूमेगा कि भाई पता नहीं क्या होता है। 2013 की आपदा के बाद आपने उससे सबक लेने के बजाय आपने ऐसा सोचा कि ऐसी आपदा अब दिखाते हैं हम तुमको। तो ऐसा मतलब आप हिमालय के साथ एक तरह से एक एग्रेशन में, एक कॉम्बैट सिचुएशन में इस तरह से आ रहे हैं कि मैं हिमालय की अपनी फ्रेजिलिटी, अपनी विराटता दिखा रहा है, हम उससे बड़ा दिखाते हैं। तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो बहुत ही घातक हो जाएगा। हुँ। इस बीच एक आपकी नज़र में पड़ी होगी, केदारनाथ का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें केदारनाथ में जो है ढोल बजाते, शोर मचाते लोग दिख रहे हैं और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अच्छी तस्वीर के तौर पे लोग फैला रहे हैं। आप हिमालयी पर्यावरण के जानकार हैं, आपसे समझना चाहता हूँ प्रोफ़ेसर सती कि हाई हिमालय में ये जो धमाचौकड़ी है, ये जो शोर है, ये कितना खतरनाक है? ये तो देखिए, केदारनाथ के जस्ट पीछे ऊपर हैंगिंग ग्लेशियर्स है। ये पहले आपने सुना होगा, जब हम लोग बुग्यालों में जाते थे, हायर हिमालय में जाते थे, कहते थे जोर से हल्ला मत करो।
कहते थे एड़ी आचरी लगती हैं या ये सब चीजें, क्यों बोलते थे ऐसा? उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये था कि उस वाइब्रेशन के कारण क्रैक्स डेवलप होते हैं ग्लेशियर्स में, खासकर हैंगिंग ग्लेशियर्स में एवलांच आने की संभावना बढ़ती है। ग्लेशियर टूटते हैं, असमय टूटते हैं। एक उनका नेचुरल पीरियड होता है टूटने का, वो तो एक बात है। एक जल्दी-जल्दी टूटने। इस तरह के बहुत बड़ा शोर जो होगा, ध्वनि प्रदूषण वहाँ होगा, वो वहाँ की बायोडायवर्सिटी के लिए, वहाँ के एनिमल्स के लिए, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके लिए बहुत घातक है। और यहाँ तक भी कहा जाता है कि हिमालय की कई वनस्पतियों के लिए भी वो घातक है, उस तरह का शोर-शराबा। तो आपने एक तो हेलीकॉप्टर्स का इतनी धमा-चौकड़ी वहाँ मचा रखी है, ऊपर से आप ढोल नगाड़े लेके आपने ढोल बाजे ढोल, ये राजस्थान के रेगिस्तान में ही ठीक लग सकता है, ये हिमालय में ठीक नहीं लग सकता। वो अच्छी जगह है, उसके लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। एक अच्छा प्रदर्शन एक गलत स्थान पे किया गया है। स्थान उसके लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, लोग अपने कला का प्रदर्शन करें, वो अलग बात है। लेकिन उसके लिए स्थान भी उपयुक्त होना चाहिए। और शिव के लिए तो इसीलिए उसको शिव शिव के सारे कैलाश हो गए, केदार हो गया, पंचबद्री, 5 केदार जो हो गए उच्च स्थानों पे इसलिए हैं कि वो तो अजम निर्गुणम, वो निरपेक्ष सत्ता है। शिव उसकी कल्पना ही, वो उसका जो फिलॉसफी है, वो एक निरपेक्ष सत्ता है। उसको तुम्हारी इस धमा-चौकड़ी, तुम्हारी इस भक्ति और तुम्हारे इस भयंकर और बड़े विराट भव्य मंदिरों से कोई लेना-देना नहीं है। जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, तुम उसके लिए बड़े भव्य मंदिर और बड़े भव्य आयोजन करो, ये तो ऐसे ही बात हो गई कि सूरज के सामने चिराग दिखाना। वो अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम है। वो तो निर्विकार है, वो तो निर्गुण है, वो तो निरपेक्ष सत्ता है। उसको तो उसी मन से उसको देखना चाहिए। उसके सामने आप जितना छोटा अपने आप को समझ सकते हैं, तब आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके सामने आप जितना भव्यता का प्रदर्शन करेंगे, उतना आप शिवत्व से दूर होंगे। ये बात लोग समझते नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि अब इन तीर्थ स्थानों पे कुछ भी बचा है, लेकिन शिव नहीं बचा हुआ। मतलब ही नहीं है शिव। शिव का वहां रहने का मतलब ही नहीं है। वहां जो कुछ बचा हुआ है वो माइनस शिव है। बहुत बड़ी बात आपने कही सर। आपने एक कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर एक जेन्युइन सवाल उठाया, बड़ी उत्सुकता वाला सवाल था कि उच्च हिमालय क्षेत्र में इतनी बड़ी तादाद में जो आखिर लोग जो है वो पाखाना कहाँ जा रहे होंगे? कई लोगों ने इसे चौलबाजी के तौर पे लिया, कई जो मजाक उड़ाया, लेकिन आप बहुत बुनियादी और बहुत गंभीर सवाल था। तो इतनी बड़ी यात्रा के लिए क्या आपको लगता है कि हमारी तैयारियां पूरी नहीं है? क्या पूरा सिस्टम इसमें हाँफने लगा है? क्या हम तैयार नहीं हैं इतनी बड़ी यात्रा के लिए? आप देखिए किसी भी तीर्थ में, चारों तीर्थों में से कहीं भी सीवर सिस्टम नहीं, सीवरेज सिस्टम नहीं। दूसरा, आपने जितना होटल हैं, जितने होटलों में पाखाने होंगे, जो आपने शौचालय बनाए होंगे या जो पब्लिक टॉयलेट आपने बनाए होंगे, जितनी भीड़ जा रही है उनके सामने वो ऊँट के मुँह में जीरा टाइप है। तो एक तो ये है कि उन होटलों का भी सीधे-सीधे नदी में पानी आप वहाँ वो उनका जो सीवर है, जो निकासी है वो सीधे-सीधे नदी में है। वहाँ सीवर सिस्टम तो कुछ बनाया नहीं आपने। आप एन नंबर, ह्यूज नंबर के यात्रियों को आप वहाँ बुला रहे हैं। दूसरा, जो उन टॉयलेट में नहीं जा पा रहे हैं, इतनी भीड़ में, वो कहाँ कर रहे हैं? वो कहाँ जा रहे हैं? वो सारे सराउंडिंग को गंदा कर रहे हैं। वो एक और दूसरी बड़ी आपदा है। और इस तरह से जो नदियां हमारी पवित्र हैं, जिनको अमृत धाराएं कहते हैं पहाड़ हिमालय से। और एक बात ध्यान है, जो गंगा बनती है ना, वो गंगा एक धारा से नहीं है। गंगा, शिव की जटा पे जितने बाल हैं, हिमालय की उतनी ही जलधाराएं हैं, वो सब मिलके गंगा बनाती है। तो हर धारा पे आपने मैल प्रवाहित करके वो लैट्रिन के नाले बना दिए हैं। आप बताइए कि गंगा आपकी कितनी पवित्र रह गई है, जिसको आप माँ का दर्जा देते हैं। मैं तो कई बार सोच के मतलब एक उस रूप में कहता हूँ कि जिसको हमने ईश्वरत्व और मातृत्व का दर्जा दिया, हमने उसका कुंडा गोल किया। गाय, गाय माता आप देखिए सड़कों पे आज सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं के रूप में गाय और उसके गोवंश की है। गंगा, सबसे अपवित्र आपने गंगा को बना दिया, जिसको आप माता कहते हैं। महिला, पूरे विश्व में महिलाओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार, जिसको आप जगत जननी साक्षात देवी बोलते हैं,
शक्ति स्वरूपा कहते हैं, आपने सबसे दुर्गत महिला की कर हम में इतनी विद्रूप है कि पता नहीं क्या कहते इस समाज में इतने विद्रूप है और कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। ऐसा है कि इन सैंक्टिटीज़ के पक्ष में भी इतने बड़े धार्मिक संगठन हमारे देश में हैं। वो केवल विध्वंस के लिए नहीं है, कुछ सकारात्मक आंदोलन चलाए जाएँ जो अतीत में चले हैं, आर्य समाज ने चलाए हैं। कई तरह के इस तरह के धार्मिक आंदोलन चले हैं जिन्होंने इस तरह की कुरीतियों पर वो बड़ा प्रहार किया है और उनको समाप्त करने के लिए चाहे वो आर्य समाज का रहा हो, ब्रह्म समाज का रहा हो, इस तरह के आपके धर्म के नाम पर हो रही कुरीतियों के विरोध में ही धार्मिक लोग खड़े उठे। आज जरूरत इस बात की है कि इतने बड़े जो धार्मिक संगठन है वही कर सकते हैं और करे जब करेंगे तो उनको धर्म विरोधी साबित करके उनको कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन धार्मिक जितने भी संगठन है अगर वो उठ जाए तो बड़ी क्रांति ला सकते हैं। तो ये जो पर्यटन है, जो तीर्थाटन है, इसका अर्थशास्त्र क्या हम पे भारी पड़ रहा है हिमालयी समाज के रूप में हम देखें तो? ये अर्थशास्त्र कम और ये हिमालय के अर्थ ही ज्यादा बन रहा है। हाँ, अर्थशास्त्र में मैंने मोटा तौर पर मैं एक कैलकुलेशन लगा रहा था कि इसमें ठीक है लोगों की आर्थिकी जुड़ी है। इसमें बमुश्किल डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी आर्थिकी से जुड़े हैं, वो जुड़े होंगे 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में। इससे ज्यादा लोग इससे जुड़े नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। इससे मैं बहुत बड़ा आंकड़ा कह रहा हूँ ये, बहुत बड़ा आंकड़ा। उसमें ऋषिकेश हरिद्वार के कोटद्वार के बनिए भी हैं, उसमें ऋषिकेश हरिद्वार के दुकानदार भी हैं और पूरे रूट के जितने भी दुकानदार हैं वो हैं, घोड़ा पालकी वाले हैं, लॉज वाले हैं और जिनके भी रोजी रोटी इनसे जुड़े मजदूर हैं, कई तरह के हैं, वो 2.5 लाख बमुश्किल मैंने कहा 5 लाख। बाकी जो इन इलाकों में जो उसकी वजह से जो नरक जी रहे हैं जो लोग, यहाँ के जो लोग, उनका कोई मतलब खैर-ख्वाह नहीं है। दूसरी बात ये है, ये इस बात का भी संकेत है कि आपने ये पहाड़ में और दूसरा आर्थिकी का मॉडल सोचा ही नहीं। ये आपको शॉर्टकट लगा कि एक बड़ा चंक 2 ढाई 3 लाख लोगों का चंक 3-4 महीने के लिए इसमें अकोमोडेट हो जा रहा है और उनको रोजगार जैसा दे रहे हैं। तो आपने एक तरह से कुशन जैसा उसको मान लिया है और आपने कहा है कि एक इस तरह का सहज स्थिति बन रही है उनके लिए, जबकि वो है बहुत असहज स्थिति। आपको प्रदेश को 24 साल होने वाले हैं, 24 साल कंप्लीट होने वाले हैं। आपने आर्थिकी का कोई दूसरा मॉडल डेवलप नहीं किया। आप कहते हैं हॉर्टिकल्चर का बड़ा पोटेंशियल है। आप कहते हैं कि यहाँ हर्बल कल्टीवेशन का बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन आपने किया तो कुछ भी नहीं ना। कहाँ किया? हर साल ये जितना भी आपका जोत है, जितना भी एग्रीकल्चर फील्ड जो एरिया है, हिल्स में खासकर वो तो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। आप टेरेन की सेंसिटिविटी को देखते हुए उस तरह के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात लोग कहते हैं कि लोग स्विट्जरलैंड का मॉडल देते हैं, यूरोप का मॉडल देते हैं कि यहाँ टेरेन के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप करने का या सर्विस इकोनॉमी का ये इस तरह के आप दे सकते हैं, इस तरह से मॉडल दे सकते थे। उस दिशा में कोई काम भी नहीं ना, इस दिशा में कोई स्किल डेवलपमेंट की कोई इस तरह के मॉड्यूल्स कुछ आपने डेवलप किए, कुछ इस तरह का नहीं किया। तो एक तरह से ये हमारे आर्थिक मॉडल पे बड़ा ब्लॉट भी है, इस तरह का पर्यटन पे, तीर्थाटन पे इस लेवल पे निर्भर है। हाँ, बड़ी बात आपने कही कि ये जो है एक फ्रॉड भी है, अर्थ इसका जो अर्थ है वो बड़ा फ्रॉड भी लग रहा है इसमें। आखिरी सवाल प्रोफेसर सती, चार धाम यात्रा किसी ज़माने में मतलब बहुत इतनी अराजक तो नहीं रही है। गेट सिस्टम होता था, कुछ निर्धारित समय, निर्धारित चीज़ें होती थी, गाड़ियाँ कितनी आएँगी, कितनी निकलेंगी। लेकिन अब तो बहुत रायता फैल चुका है और लीडरशिप का हाल तो ये है कि इतने लाखों लोगों को बुलाकर जो है हमारे जो स्टेट के हेड हैं, वो जो है कैंपेन में महाराष्ट्र में गए हैं और जुहू बीच मुंबई में क्रिकेट खेल रहे हैं। कल ही की बात है। मैं ये कह रहा था कि आप हिमालयी समाज को, हिमालयी जीवन को, हिमालयी पर्यावरण को इतने बहुत नज़दीकी से देखते हैं, समझते हैं, गहराई से आपने इसकी स्टडी की है। आपके हिसाब से कुछ बिंदुवार मुझे बताइए कि इस यात्रा को मैनेज करने के लिए
क्या क्या किया जा सकता है, किया जाना चाहिए सरकार की तरफ? एक मतलब एक तो आपको तय करना पड़ेगा कि आपको इस न केवल तीर्थों में, बल्कि तीर्थ के रूट्स में आपको किस तरह का ट्रैफिक और कितना मैक्सिमम पॉपुलेशन आपको पर डे के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से अलाउ करनी पड़ेगी। ये निर्धारित करना पड़ेगा। एंड दिस नॉट द क्वेश्चन ऑफ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इन्हीं का नहीं। इन रूट्स पे अगर रूट्स पे आपने कोई राइडर नहीं लगाया, सीधे वहीं पर आपने राइडर लगाया, तो तब तो बहुत ही खराब हो जाएगा, बहुत अराजक हो जाएगा। एक बात ये है। दूसरा मैंने कहा कि आप समय आ गया है, तीर्थाटन को सेपरेट कीजिए, पर्यटन को डिफरेंट उससे अलग रखिए। पर्यटन का नुकसान उससे हो रहा है। वो पर्यटन के सर्किट्स डेवलप नहीं हो रही है। पर्यटन के लिए जो आवश्यकीय जो चीजें हैं, आवश्यकीय जो उसके पैरामीटर्स होते हैं, उसके डिमांड होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा है। उसके चक्कर में, तीर्थाटन के चक्कर में आपका पूरा फोकस उधर है। आपको तीर्थाटन को अलग करना पड़ेगा स्ट्रिक्टली। उसको चाहे मंत्रालय अलग कर दें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल अलग करना पड़ेगा। तीसरा मैंने कहा कि ये केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स का, कई कारणों से ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बस की बात नहीं है। वो उनके पास पूरा डिस्ट्रिक्ट है, उनके पास थोड़ा उतना अनुभव भी नहीं है। सीनियर ऑफिसर्स को कोऑर्डिनेशन, एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी बना के इसको अलग से मैनेज करना पड़ेगा। ये तीर्थाटन, उत्तराखंड तीर्थाटन अथॉरिटी के रूप में इस तरह सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने पड़ेगा आपको, तब जाके कुछ होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ये 3-4 चीजें हैं। और आपको रेगुलेट न केवल ट्रैफिक करना पड़ेगा या पॉपुलेशन करनी पड़ेगी, बल्कि इसके अलावा आपको वो भी करना, रेगुलेट करना पड़ेगा आपको। हेलीकॉप्टर, इतने ज्यादा हेलीकॉप्टर का आमद आप वहां नहीं कर सकते। ये मैं 4-5 चीजें मेरे हिसाब से बहुत तत्काल करनी इम्पोर्टेंट बिंदु आपने बताया है प्रोफेसर सती। तीर्थाटन और पर्यटन को अलग-अलग करना चाहिए, अनुभवी लोगों को जो है कोऑर्डिनेशन की देना चाहिए और रेगुलेट करना पड़ेगा। बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो प्रोफेसर सती, आपने मुझे समय दिया और इतनी अहम बातचीत आपसे हुई। बहुत-बहुत धन्यवाद अपने अनुभव शेयर करने के लिए सर, और अपनी चिंताएं साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।